स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। तो हम कर रहे हैं एचटेट के लिए सीडीपी के प्रैक्टिस क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं ये आपने तैयारी कर ली होगी। एचटेट का एग्जाम नज़दीक आने वाला है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते चलिए। प्लेलिस्ट अवेलेबल है पहले से ही सीडीपी की और हरियाणा जीके की, साथ के साथ हिंदी और इंग्लिश की पीवाईक्यूज की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप चैनल पर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर करते हुए। 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एचटेट के एग्जाम में, आपको पता ही है सीडीपी में। तो हम अभी इस वीडियो में, इस क्लास में हम फर्स्ट 1 to 15 तक 15 क्वेश्चन करेंगे पार्ट 1 में, फिर पार्ट 2 में हम 16 से लेके 30 क्वेश्चन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस करना। तो यहाँ है क्वेश्चन, इन ए ग्रुप सिचुएशन जनरली द परफॉर्मेंस ऑफ ए स्टूडेंट। जब एक ग्रुप सिचुएशंस होती है तो जो परफॉर्मेंस होती है एक स्टूडेंट की जनरली कैसी होती है। ग्रुप सिचुएशन में, ग्रुप में जनरली बच्चे की परफॉर्मेंस कैसी होती है, या तो सेम वैसी ही रहती है, रिमेन्स सेम, या डिटेरियोट या घट जाती है, या बिकम्स बेटर या अच्छी हो जाती है, या नन ऑफ दीज, या कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होता है बिकम्स बेटर। ग्रुप में एक दूसरे के साथ बच्चे सीखते हैं स्टूडेंट्स, और उनकी जो परफॉर्मेंस है वो और अच्छी हो जाती है। ठीक है, आंसर इज नंबर बी, पॉजिटिव आंसर भी है ये, आप देख सकते हैं। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टूल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट इन स्कॉलास्टिक डोमेन। ये कह रहे हैं कि कौन सा एक फॉर्मेटिव असेसमेंट का टूल नहीं है। फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है ना आपका, उसका टूल नहीं है जो टाइम टू टाइम आपका असेसमेंट होता रहता है स्कॉलास्टिक डोमेन में। तो ये क्या है? ओरल क्वेश्चंस हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, या असाइनमेंट्स हैं। तो कौन सा नहीं है फॉर्मेटिव असेसमेंट, आप ये बताएंगे। आंसर इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एक तरीके से समेटिव असेसमेंट में आते हैं। जो फॉर्मेटिव होता है उसमें बच्चे की ना ओवरऑल परफॉर्मेंस देखी जाती है, टाइम टू टाइम ये आपकी असेसमेंट होती रहती है। समेटिव जो असेसमेंट है वो साल में 2 बार या साल में 3 बार, जैसे आपके एग्जाम्स होते हैं, इस तरीके से होती है। बल्कि फॉर्मेटिव क्या है, कभी बच्चे को प्रोजेक्ट दे दिया, कभी असाइनमेंट्स दे दिया, कभी ओरली कुछ बच्चों से कुछ पूछ लिया। तो इस तरीके से ये फॉर्मेटिव असेसमेंट मानी जाती है जो थ्रू आउट द ईयर चलती है। इसके बाद है व्हाट टर्म इज यूज्ड फॉर दीज करेक्टरिस्टिक्स। ये करेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं, इनके लिए आप क्या टर्म यूज़ करोगे, क्या कहलाती हैं ये करेक्टरिस्टिक्स। कंसिस्टेंट इन डिफरेंट सिचुएशन, अलग अलग सिचुएशंस में बिल्कुल कंसिस्टेंट रहना। रिलेटिवली स्टेबल ओवर टाइम, स्टेबल रहना, स्थिर रहना, एक टाइम ओवर हो जाए फिर भी स्थिर रहना। वेरिएशंस इन देयर स्ट्रेंथ लीडिंग टू इंडिविजुअल डिफरेंस इन पर्सनैलिटी। अगर वेरिएशन लाई जाती हैं तो इंडिविजुअल डिफरेंस जो होता है पर्सनैलिटी में उसको पहचाना जाता है। इनको क्या कहते हैं? फैक्टर कहते हैं, डायमेंशंस कहते हैं, ट्रेट कहते हैं, या लेवल्स कहते हैं। तो इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है ट्रेट। जो ट्रेट होते हैं एक तरीके से जो व्यवहार होता है, व्यवहार की जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो एक ही डिफरेंट सिचुएशंस में भी कंसिस्टेंसी रहती है, रिलेटिवली स्टेबल होते हैं ओवर टाइम में। जो ट्रेट होते हैं, ठीक है, व्यवहार से थोड़े ऊपर होते हैं। तो नंबर बी इज द राइट आंसर। इसके बाद है थर्स्टोन्स प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज क्लासिफिकेशन डज नॉट इंक्लूड। जो थर्स्टोन का एक प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ क्लासिफिकेशन है, यानी कि मेंटल एबिलिटीज़ के बारे में वो बताते हैं, तो उसमें क्या नहीं है, कौन सी मेंटल एबिलिटी का क्लासिफिकेशन उन्होंने नहीं दिया है। मेमोरी एबिलिटी, म्यूजिकल एबिलिटी, वर्ड फ्लुएंसी, या फिर रीजनिंग का। तो कौन सा नहीं दिया है हमें नहीं बताना है। उन्होंने म्यूजिकल एबिलिटी कोई नहीं बताई, उन्होंने मेमोरी एबिलिटी बताई है कि मेमोरी एबिलिटी इतनी होती है, वर्ड फ्लुएंसी बच्चे में होती है, और रीजनिंग होती है। ठीक है, अब ये है व्हाट इज़ द एम ऑफ रीइंफोर्समेंट इन क्लार्क हॉल्स लर्निंग थ्योरी। क्लार्क हॉल की लर्निंग थ्योरी है, उसमें रीइंफोर्समेंट का मेन एम क्या है। रीइंफोर्समेंट जब मोटिवेट बच्चे को किया जाता है, जब बच्चे को उत्साहित किया जाता है वो कुछ काम करे, ठीक है, बढ़ावा दिया जाता है, तो उसका मेन एम क्या है? क्या नीड को रिडक्शन करना है, जो ज़रूरत है उसको घटा दो, या ड्राइव को रिडक्शन करना है कि जो इच्छाएं हैं, जो ड्राइव है उसको घटा दो, या इंसेंटिव को रिडक्शन करना है, या आपका मोटिव को रिडक्शन करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ड्राइव को रिडक्शन करना मेन एम होता है। ठीक है, इसमें किसमें? क्लार्क की हॉल्स की लर्निंग थ्योरी में। और मैं एक बात बता दूं, ये मेरे रिवीजन पर्पज से ही पीवाईक्यूज करा रही हूँ मैं आपको। आपका टाइम भी सेव होगा क्योंकि मैं बहुत कम समय में करा रही हूँ, 50-50 मिनट, 1-1 घंटे की क्लास में नहीं ले रही हूँ, सिर्फ 10-10 क्लास के लिए। सिर्फ मैं आपको 15 to 20 MCQs या पीवाईक्यूज कराती हूँ। ये पीवाईक्यूज हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पिछले सालों में जो पूछे गए हैं। और जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं आपसे आशा करूँगी कि आप एक बार ना, जो आपको एक्सप्लेनेशन नहीं हो पा रही है, नहीं समझ पा रहा, तो आप यूट्यूब के थ्रू
थ्रू, किसी बुक के थ्रू आप एक बार पढ़ लें, क्योंकि यहाँ सिर्फ मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रही हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर एक क्वेश्चन भी कराऊंगी तो उसी में पूरा दिन चला जाएगा हमारा, और अभी इतना टाइम नहीं है। उसके लिए हम अलग से तैयारी करेंगे। मैं पूरी एक हैंड रिटन नोट्स की सीरीज़ लेकर आऊँगी, जिसमें मैं पूरा आपको साइकोलॉजी अपने हैंड रिटन नोट्स के थ्रू बहुत कंसाइज, बहुत सुंदर तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ाऊंगी। आपका रिवीजन भी होगा, अगर आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है वो भी आपको हो जाएगी। बहुत बेसिक हम क्लासेस लेंगे, ठीक है। एज अ टीचर, व्हाट डू यू थिंक अबाउट सेक्स एजुकेशन? एज अ टीचर आप क्या सोचते हो कि सेक्स एजुकेशन क्या होती है, ये हमें बताना है। तो शुड बी मेड कंपलसरी इन ऑल स्कूल्स बिकॉज इट हेल्प्स चिल्ड्रन इन मेकिंग एडजस्टमेंट टू देयर न्यू बॉडीली चेंजेस। क्या ये इसलिए होती है कि स्कूल में इसको इसलिए कंपलसरी बना देना चाहिए क्योंकि ये बच्चे को ये समझने में सहायता करती है कि उनकी जो बॉडी में चेंज हो रहे हैं उनके साथ वो एडजस्ट हो जाए? क्या ऐसा है? बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए हो सकती है क्या, ये बताइए। चलो देखते हैं बाकी और क्वेश्चंस अगर ऐसे हो सकते हैं तो। बाकी शुड बी बैंड एंड नॉट गिवन इन स्कूल्स, बैन होनी चाहिए, स्कूल में नहीं देनी चाहिए, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स टू टीचिंग दीज थिंग्स टू देयर चिल्ड्रन, क्या ये ड्यूटी है पेरेंट्स की कि इन चीज़ों को वो बच्चे को सिखाए? बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ पेरेंट्स की क्यों, टीचर्स की भी है, आप पीयर ग्रुप सबकी होती है। देयर इज़ पॉसिबिलिटी दैट इट मे डिस्टर्ब द एनवायरनमेंट ऑफ द स्कूल, क्या ये पॉसिबल है कि स्कूल का एनवायरनमेंट खराब करे? तो ऐसा भी नहीं है। तो आंसर इज़ 1, ए इज़ द आंसर। बिल्कुल ये यहाँ पे कंपलसरी होनी चाहिए सारे स्कूल्स में, क्योंकि एडजस्टमेंट करने में हेल्प मिलती है जो भी नई बॉडीली चेंजेस होती हैं बच्चे में, ठीक है। बच्चे उसके साथ एडजस्ट हो जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज अमंग द फॉलोइंग विच इज़ नॉट द अदर नेम ऑफ हल्स रीइंफोर्समेंट थ्योरी। अगर हम इन थ्योरी की बात करें, जो 4 थ्योरी दी गई हैं, तो हमें बताना है कि जो हल्स की रीइंफोर्समेंट थ्योरी है इनमें से कौन सा उसका नाम नहीं है। यानी कि 3 नाम ऑलरेडी हल्स की रीइंफोर्समेंट थ्योरी के हैं, लेकिन एक नाम नहीं है। तो मैथमेटिकल थ्योरी है, या नीड रिडक्शन थ्योरी है, या बायोलॉजिकल एडेप्टेशन थ्योरी है, या कंटीजियस कंडीशनिंग थ्योरी है, ये आपको बताना है। तो आंसर इज कंटीजियस कंडीशनिंग थ्योरी, ठीक है। ये हल्स की रीइंफोर्समेंट थ्योरी का नाम नहीं है। और अगर आपने हल्स की रीइंफोर्समेंट थ्योरी नहीं पढ़ी है तो एक बार गो थ्रू कीजिएगा, एक बार पढ़िएगा, क्या पता वो आगे भी पूछी जाए। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, क्या करेक्टली मैच नहीं है? ह्यूमनिज्म, क्या कार्ल रोगर्स ने दी है? फंक्शनलिज्म के बारे में क्या विलियम जेम्स ने कहा है? स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में क्या जॉन बी वाटसन ने कहा है? या साइको एनालिसिस के बारे में सिगमंड फ्रॉड ने कहा है? तो हमें नॉट करेक्ट यहाँ बताना है। तो नॉट करेक्ट इज स्ट्रक्चरलिज्म, जो कि जॉन बी वाटसन ने नहीं कहा है, ठीक है। दिस इज द राइट आंसर। इसके बाद हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ अप्लाइड रीइंफोर्समेंट इन शेपिंग ऑफ द बिहेवियर, कि इनमें से किसने ये अप्लाई किया? रीइंफोर्समेंट जरूरी होता है बिहेवियर को शेप करने के लिए। किसने अप्लाई किया है रीइंफोर्समेंट को? तो क्या ये है BF स्किनर, या कूट कॉफका, या मैक्स वर्देइमर, या गैने? बताइए चारों में से कौन है? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा BF स्किनर। BF स्किनर ने रीइंफोर्समेंट को बढ़ावा दिया है कि बच्चे को जब मोटिवेट करोगे, रीइंफोर्समेंट करोगे, रिवॉर्ड दोगे, तो बच्चे का जो बिहेवियर है उसमें शेपिंग होती है और ज़्यादा अच्छा बिहेवियर हो जाता है। इसके बाद है विच वन इज़ द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ स्टेजेस ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग का करेक्ट सीक्वेंस क्या है? क्या सोचते हैं क्रिएटिव थिंकिंग के बारे में? पहले क्रिएटिव थिंकिंग में क्या आता है, कौन सी स्टेज है, उसके बाद क्या है? देखिए ध्यान से, कौन सी हो सकती है ये स्टेज। तो अगर इसकी स्टेज है, देखिए क्रिएटिव थिंकिंग, पहले कोई भी क्रिएटिव स्टूडेंट है दैट इज गो थ्रू फर्स्टली प्रिपरेशन, फिर इंक्यूबेशन आता है, फिर इल्यूमिनेशन आते हैं, फिर वेरिफिकेशन आते हैं। पहले तैयारी की जाती है, तैयारी के साथ फिर उसकी जो आपका एक तरीके से इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है, उसके एग्जाम्पल्स इल्यूमिनेशन किए जाते हैं, और फिर वेरिफिकेशन किया जाता है। आंसर इज नंबर डी। क्रिएटिव थिंकिंग में जो स्टेज बनती हैं आपके करेक्ट सिक्वेंस की, वो है नंबर डी। इसके बाद है विच इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट नेगेटिव रीइंफोर्सर। नेगेटिव रीइंफोर्सर के बारे में आप क्या कहेंगे? करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है कि नेगेटिव रीइंफोर्सर्स एंड पनिशमेंट बोथ आर सेम थिंग। कि जो नेगेटिव रीइंफोर्सर है, जैसे आपने रिवॉर्ड नहीं दिया बच्चे को, बल्कि ये कह दिया कि ठीक है मैं आपको कल ना और जैसे आप लोग सबको चॉकलेट दे रहे हो और आपने उसको चॉकलेट नहीं दी, तो ये पनिशमेंट नहीं हो सकती, ये नेगेटिव रीइंफोर्सर है। यहाँ आपने और सारे बच्चों के लिए तालियां बजवाई हैं, बाकी एक बच्चों के लिए आपने क्लैपिंग नहीं कराई, तो दिस इज
क्या है, नेगेटिव रीइंफोर्सर्स है, पनिशमेंट नहीं है ये। तो क्या ये सेम थिंग है? बिल्कुल भी सेम थिंग नहीं है, आंसर इज रॉन्ग। इसके बाद ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव रीइंफोर्सर्स प्रोबेबिलिटी ऑफ रिपीटेशन ऑफ रिस्पॉन्स इंक्रीजेज, कि अगर नेगेटिव रीइंफोर्सर्स बार बार दिया जाए, अगर दिया जाता है तो जो रिस्पॉन्स हैं बच्चों के बढ़ जाते हैं, रिपीटेशन नहीं, ऐसा भी नहीं होता। रिस्पॉन्स तो नेगेटिव रीइंफोर्सर से नहीं बल्कि पॉजिटिव रीइंफोर्सर से बढ़ते हैं। इसके बाद नेगेटिव रीइंफोर्सर्स डिक्रीजेज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अनवांटेड रिस्पॉन्स। नेगेटिव रीइंफोर्सर से क्या ऐसा है कि आप सुनना ही नहीं चाहते जो चीज़ें बच्चा वो ना बोले, ऐसा भी नहीं होता। ये है नेगेटिव रीइंफोर्सर्स इंक्रीजेज द प्रोबेबिलिटी ऑफ वांटेड रिस्पॉन्स। नेगेटिव रीइंफोर्सर से क्या होता है कि जो टीचर चाहता है रिस्पॉन्स सुनना या कोई और भी, तो उससे प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो दिस इज़ द राइट आंसर। अगर आप एक बच्चे को कहते हो कि मैं बाकी सबको चॉकलेट दूंगी लेकिन आपको तभी दूंगी जब आप इस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से लर्न करके सुनाएं, तो वो नेगेटिव रीइंफोर्सर और बच्चा सुनाएगा क्योंकि उसको चॉकलेट चाहिए। इसके बाद इन विच टाइप ऑफ लर्निंग इन न्यू बिहेवियर इज लर्न बट नॉट डिमॉन्स्ट्रेटेड अंटिल रीइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड फॉर डिस्प्लेइंग इट, कि किस टाइप की लर्निंग में एक नया बिहेवियर लर्न होता है लेकिन ये दिखाया नहीं जाता जब तक कि रीइंफोर्समेंट ना प्रोवाइड की जाए। क्या मतलब है इसका? एक बच्चा है, उसने कुछ नया सीख लिया है लेकिन वो उसको दिखा नहीं रहा जब तक कि उसको कोई रीइंफोर्समेंट ना करे, कोई उसको रिवॉर्ड ना दे, कोई इसको डिस्प्ले करने के लिए उसको उत्साहित ना करे। तो कौन सी लर्निंग होती है? लेटेंट लर्निंग, सोशल लर्निंग, इनसाइट लर्निंग या फिर वर्बल लर्निंग। तो ये लर्निंग कहलाती है लेटेंट लर्निंग। ठीक है, कौन सी कहलाती है? लेटेंट लर्निंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब हम करेंगे लास्ट थर्ड क्वेश्चन, दैट इज रिस्पोंडेंट बिहेवियर इज रिलेटेड टू। जो रिस्पोंडेंट बिहेवियर है वो किससे रिलेटेड है? जो रिस्पोंड करने वाला बिहेवियर होता है, एलिसिटेड बिहेवियर से, वॉलंटरी बिहेवियर से, एमिटेड बिहेवियर से या ऑपरेंट बिहेवियर से? आंसर इज एलिसिटेड बिहेवियर से। ठीक है, रिस्पोंडेंट बिहेवियर जो है किससे रिलेटेड है? एलिसिटेड बिहेवियर से। इसके बाद द रोल ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेसेस इन डेवलपमेंट रिलेट टू विच ऑफ द फॉलोइंग। जो कॉग्निटिव प्रोसेस का रोल होता है, जो आपके दिमागी विकास का रोल होता है, संज्ञानात्मक विकास का डेवलपमेंट में, वो किससे रिलेटेड है? नोइंग, एक्सपीरियंसिंग एंड रिलेटिंग मेंटल एबिलिटीज से, या एक्टिविटीज रिलेटेड टू फिजिकल डेवलपमेंट या मोरालिटी, सोशो इमोशनल? तो आंसर इज वेरी वेरी इजी, दैट इज A, knowing, experiencing and related mental abilities. Okay, इसके बाद है नंबर 15, that is during a classroom interaction a student raises a questions which you cannot answer there and then how will you react. एक क्लासरूम में इंटरेक्शन हो रहा है, एक स्टूडेंट एक क्वेश्चन उठाता है, भाई क्वेश्चन बोलता है, आप उसका आंसर नहीं दे पाते उस टाइम पे, तो तुम कैसा रिएक्ट करोगे? क्या उस क्वेश्चन को इग्नोर करोगे और आगे बढ़ जाओगे, या एडमिट योर इनएबिलिटी एंड प्रॉमिस टू आंसर नेक्स्ट डे, या अपनी इनएबिलिटी कि भाई तुम्हें नहीं आता और प्रॉमिस कर रहे हो कि अगले दिन तुम उसका आंसर दोगे? क्या ऐसा हो सकता है? या फिर आस्क द स्टूडेंट नॉट टू रेज क्वेश्चन इन द क्लास, बच्चों को कहोगे क्वेश्चन ही मत उठाओ क्लास में, या बच्चे को डांटोगे? भाई बिल्कुल भी नहीं। अपनी कहो कि भाई आज मुझे इसकी नॉलेज नहीं है, क्योंकि फैक्ट्स आर वास्ट, यूनिवर्सल नॉलेज इतनी ज़्यादा है ना कि ज़रूरी नहीं है टीचर को भी सारी चीज़ें पता हो, वो सब भी सीख कर ही सिखा रहे हैं। ठीक है, तो नंबर बी इज़ द राइट आंसर इन सब में। तो 15 तक हमने कर लिए हैं, टाइम भी काफ़ी हो चुका है। तो अब 16 से लेके 30 तक मैं नेक्स्ट क्लास में आपको ये दूंगी, आप देखना मत भूलिएगा। प्लेलिस्ट अवेलेबल है, वहाँ से आप देख सकते हो, और अगर आपको क्लास पसंद आई तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।